जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सी टेट के अंतर्गत जो पेपर नंबर आपका 2 होगा, यानी 6 to 8 में जिन स्टूडेंट का सामाजिक अध्ययन होगा। दोस्तों इसके पहले हम लोग 31 से लेकर के 60 तक के प्रश्न यानी 30 प्रश्नों के उत्तर को हम लोगों ने समझा और देखा। आज हम लोग देखेंगे उसी सीरीज के क्रम में 61 दोस्तों 61 नंबर प्रश्न से लेकर के 90 नंबर के प्रश्न यानी 30 प्रश्नों के उत्तर आज हम लोग देखेंगे। ये है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है 2023। दोस्तों 2023 20 अगस्त को पेपर ये हुआ था। 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था वही पेपर हम लोग देख रहे हैं। तो ये जब 60 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर इसके पहले यानी 2022 में जो भी पेपर हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। ऐसे ही करते हुए हम लोग 10 साल के पिछले वर्षों का यानी प्रीवियस ईयर के पेपर को हम लोग देखेंगे और केवल सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों अगर सामाजिक अध्ययन अगर आप लिए हैं, आपका सेकंड पेपर सामाजिक अध्ययन है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। आइए प्रश्न हम देखते हैं 61 नंबर के प्रश्न को क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों 61 नंबर का जो प्रश्न है ये कर वसूलने के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है दोस्तों, या नहीं ऑप्शन को देखेंगे तो ये प्रथम जो पहला प्रश्न है ये सही ऑप्शन क्लियर होता है, यानी ज्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 यानी आधा हिस्सा निर्धारित होता है। ये आपका 61 का प्रश्न एक सही हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों 62 नंबर के प्रश्न को देखेंगे क्या कहता है। 1883 में इलवर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि, यानी 1883 में इलवर्ट बिल लागू हुआ उसका विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ए, बी, सी और डी। इनमें से कौन कौन से कारण थे, ठीक है। तो पहला है आपका भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट देती थी। ये पहला आपका ऑप्शन होता है। दूसरा है अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। तीसरा है बिल में अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। डी आपका ऑप्शन है बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। तो इसका 62 नंबर का दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही होता है, यानी बी और सी आपका ऑप्शन सही होता है। बी और सी यानी बी और सी ये दोनों ऑप्शन सही होता है। ये विरोध हुआ था क्योंकि, ये बी और सी जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट 63 नंबर के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 63 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है क्या, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। कारण आर, यानी कथन ए कारण आर, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों 63 नंबर का जो प्रश्न है इसका चौथा ऑप्शन सही होता है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी आर ए का सही कारण है, ठीक है। ये आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों 64 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे क्या कहता है। नीचे दी गई कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। दोस्तों खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में ए और बी दो ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद से इसमें से कौन सा सही है कौन गलत है क्लियर करेंगे। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, यानी ए ऑप्शन हो गया। बी क्या कहता है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 64 का आपका चौथा ऑप्शन यानी ए सही है परंतु बी गलत है। ये ए आपका सही हो जाता है जबकि बी आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 65 नंबर के प्रश्न को।
भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? दोस्तों 65 नंबर का जो आंसर होगा, जो सही आंसर होगा वो तीसरा नंबर सही होगा। यानी अनुच्छेद 21 में आपको मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है अनुच्छेद 21 में। 66 नंबर के प्रश्न को दोस्तों देख लेंगे। भारतीय धर्मनिरपेक्ष अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के दो भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। ठीक है, दोनों के बीच के अंतर को हमें पहचानना है। तो ए बी सी डी ऑप्शन क्या कहता है देख लीजिए। ए आपका ऑप्शन है, देखिए 66 का जो है ये दूसरा सही होता है, यानी ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ये आपका ए और बी दोनों सही है और सी और डी गलत है। लेकिन ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये आपका सही है। यानी भारतीय धर्मनिरपेक्ष और अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष से कैसे भिन्न है, इसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बी भी आपका ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, ये दोनों सही है। जबकि ये सी गलत है। अमेरिकी और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं, ये आपका गलत है। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है, ये भी आपका गलत है। यानी ए और बी दोनों आपका सही है। नेक्स्ट 67 नंबर। दोस्तों 67 नंबर जो प्रश्न है, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है वाक्य का अर्थ है। इसमें क्या है, सभी नागरिक को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा, यानी समान कानून का पालन करना होगा। ये तो सही लग रहा है। ठीक है, बी को आप देखेंगे, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भी ऑप्शन आपका सही होता है। यानी ए और बी दोनों सही लग रहा है। सी आपका देख लेंगे, असमानता समाप्त हो गई है। असमानता समाप्त हो गई है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए उसके बाद डी है, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। इसमें अगर देखा जाए 67 का अगर कौन सा सही हो, तो ये चौथा ऑप्शन ए, बी और डी सही हो जाता है। सी जो असमानता समाप्त हो गई है, ये आपका इसमें गलत है। नेक्स्ट 68 दोस्तों देख लेंगे। 68 क्या कहता है, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। ठीक है, अब 68 नंबर का दोस्तों अगर देखा जाए तो जो उत्तर होगा इसका 68 का, वो दूसरा ऑप्शन सही होगा। पहला है भारतीय समाज की पृथक व्यवस्था, दूसरा घरेलू काम का अवमूल्यन, तीसरा है घरेलू काम के लिए कम समय लगना और चौथा आपका है कार्यालयी काम का अतिमूल्यन। तो इसका आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है, घरेलू काम का अवमूल्यन। ठीक है, नेक्स्ट 69 दोस्तों 69 का जो आपका ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, यानी कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका 69 का दोस्तों अगर देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, यानी ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी सही है। यानी ए आपका राजमिस्त्री काम, इधर काम लिखा गया है, इधर रोजगार के प्रकार। जो राजमिस्त्री है वो दिहाड़ी मजदूर है। ठीक है, जो राजमिस्त्री है वो दिहाड़ी मजदूर है। घरेलू कामगार है वो अनियमित मजदूर है। घरेलू कामगार जो है वो अनियमित मजदूर है। और आपका सी है सब्जी विक्रेता स्वरोजगार है। दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी। ये आपका जो डी ऑप्शन है ये गलत हो जाता है, क्योंकि ए, बी और सी सही सुमेलित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दोस्तों 70 नंबर का जो प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते
प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट असलम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है, इस प्रकार के प्रवसन के कारण है। ठीक है, 70 प्रश्न का जो 70 नंबर का प्रश्न है, इसका दूसरा ऑप्शन यानी बी और सी सही होता है। ठीक है, बी और सी जो ऑप्शन है ये सही होता है। जैसे देखेंगे, शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर से अधोगति। बी आपका है ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, घटी हुई कृषि उत्पादकता, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्य बल की संख्या। ये आपका ए और डी गलत हो जाता है, ए और डी गलत है, बी और सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर। दोस्तों 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। यानी कौन ऐसा सेवा है जिसे सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। पुलिस की सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं और निर्माण सेवाएं। ये सारे के सारे जो सेवाएं हैं इसमें दिया है कि सार्वजनिक सेवाएं में सम्मिलित किया जा सकता है। तो 71 का आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है, ए, बी और सी। यानी ए, बी और सी। डी आपका जो निर्माण सेवाएं हैं ये सार्वजनिक सेवाएं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे 72 नंबर के प्रश्न को। दोस्तों 72 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। ए ऑप्शन है ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। बी ऑप्शन है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। सी है गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। डी ऑप्शन है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। दोस्तों इसमें क्या है कि आप 72 नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, इसमें है कि अनुसूचित जो जाति है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। तो इसका जो ऑप्शन है 72 नंबर का, ये 72 का आपका ऑप्शन दूसरा सही होता है, ए, बी और सी सही है। ठीक है, ए, बी और सी आपका सही होता है। नेक्स्ट देख लेंगे 73 नंबर। दोस्तों 73 मध्याह्न भोजन योजना के विद्यार्थियों के जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है। यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। यानी जो मध्याह्न भोजन योजना है उसमें विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है। या क्यों, कैसे कम, जैसे मान लीजिए जो बच्चे हैं स्कूल में, वो क्या एक साथ एक आदमी खाना बनाता है, सभी बच्चे एक लाइन में बैठ करके एक साथ खाना खाते हैं। तो इसमें वही पूछा गया कि जो जातिगत अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के जो बच्चे होते हैं वो एक साथ खाते हैं, तो उसमें जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता कैसे की है। तो सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, पहला सही बात है। कई स्थलों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, ये भी सही बात है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। तो दोस्तों ये 73 नंबर का जो प्रश्न है ये सही विकल्प इसका ए है, यानी ए, बी, सी और डी ये चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, मध्याह्न भोजन से ये चारों काम हुए हैं। 74 नंबर के प्रश्न को थोड़ा फास्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। पहला है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं है। बी आपका ऑप्शन है न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो दोस्तों इसमें 74 का अगर ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा सही होता है, यानी ए, बी और सी। यानी ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन सही होते हैं, जबकि डी आपका ऑप्शन गलत हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। हमारा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 75 नंबर। दोस्तों 75 नंबर के प्रश्न को किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है। यानी किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का क्या अर्थ है। उन्हें नकारात्मक रूप से देखना,
उन्हें उत्तम या श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। दोस्तों 75 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका चौथा ऑप्शन सही होता है, ए, सी और डी, यानी उन्हें नकारात्मक रूप से देखना। ठीक है, उसके बाद से सी आपका ऑप्शन जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, और डी आपका है समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। यानी ये सब पूर्वाग्रही होने का अर्थ है, जबकि आपका बी जो है उन्हें उत्तम या श्रेष्ठ मानना, ये आपका एक अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट 76 नंबर के प्रश्न को। 76 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क क्या है दोस्तों, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों देखिए, इसमें जो प्रश्न आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे टफ भी प्रश्न मिल रहे हैं, बहुत सारे आसान भी मिल रहे हैं। तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से जो प्रश्न आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस प्रश्नों पर आप ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि एक प्रश्न के चक्कर में अगर 2-3 प्रश्न जो आ रहे हैं वो प्रश्न आप छोड़ दीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं माइनस में चले जाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न आ रहा है उस पर अपना जल्दी जल्दी करें, और जो थोड़ा सा समस्यात्मक प्रश्न लग रहा है उस पर ज़्यादा समय फोकस न करें। ठीक है, लेकिन 76 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, ये दूसरा जो ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी ए और जो आर है ये दोनों सही है। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। ये दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 77 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 77 नंबर, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखता है? यह व्यवहार क्या दिखता है दोस्तों? तो जो 77 नंबर का प्रश्न है, इसका तीसरा ऑप्शन यानी रूढ़िवादिता। रूढ़िवाद का मतलब हो गया दोस्तों कि जो पहले से अपना लोग मानते हैं कि जो आदिवासी होते हैं वो कैसे होते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, नृत्य की मुद्रा में रहते हैं, यानी आदिवासी नृत्य करते रहते हैं, सिर पर मुकुट लगाए रहते हैं, ये एक रूढ़िवादिता है। ठीक है, नेक्स्ट है 78 नंबर के प्रश्न, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित युगलों का मिलान करिए। तो ये जो 78 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, इसका तीसरा ऑप्शन सही होता है, यानी पहला का ए का तीसरा। ठीक है, ए का तीसरा आपका सही हो जाता है। स्थानांतरी कृषि का मतलब हो गया सघन वन वाले क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद से आपका बी का चौथा हो गया। तो बी का चौथा यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, तो वाणिज्य अनाज कृषि का मतलब होता है शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, उसके बाद सी का दूसरा दोस्तों, सी का दूसरा ये सही हो जाता है, यानी गहन निर्वाह कृषि का मतलब हो गया सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। और डी का आपका पहला सही हो जाता है दोस्तों, यानी कहने का मतलब कि जो चलवासी पशुचारण है उसका आपका अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, ये आपका ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 79 निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब के बारे में सही कथन का हमें चयन करना है। तो 79 का ये आपका दूसरा यानी ए, बी और सी सही है। ठीक है, ए, बी और सी क्या ऑप्शन है देख लीजिए, यानी हमें ग्लोब के बारे में सही कथन देखना है कि ग्लोब के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। ठीक है, ये तो सही बात है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। ग्लोब आप लोग देखे होंगे कि जो ग्लोब होता है अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में होता है, ऐसे अपना झुका हुआ रहता है। ठीक है,
ये ग्लोब अपने अक्ष पर झुका हुआ रहता है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये भी सही बात है। यह अंडाकार आकृति में है। दोस्तों आप लोग ग्लोब देखे होंगे, अंडाकार में नहीं बल्कि बिल्कुल गोल आप लोग देखे होंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 79 का आपका दूसरा ऑप्शन यानी ए, बी और सी सही होता है। डी अंडाकार नहीं होता है। ठीक है, 80 नंबर के प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों, और 10 प्रश्न हैं। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 80 नंबर प्रश्न का चौथा विषुवत रेखा, जैसे मान लीजिए कि जो ग्लोब है उसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए जो खींचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 81 नंबर के प्रश्न को, स्थल परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूम धैर्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? तो इसका उत्तर 81 नंबर का दोस्तों तीसरा ऑप्शन यानी भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण जो सदाबहार वृक्ष होते हैं भूमध्यवर्ती प्रदेश में ही उगते हैं। 82 नंबर के प्रश्न को देख लेंगे, अक्षांशों के बीच यानी ग्लोब के बारे में दोस्तों आप अगर नहीं पढ़े हैं तो ग्लोब के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे, देखेंगे। हम ये अभी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न कराने के दौरान हमें जो ग्लोब से संबंधित प्रश्न यहाँ 4 से 5 प्रश्न केवल आपको ग्लोब से ही संबंधित प्रश्न यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, शीतोष्ण वन जो होता है उसके बाद से यानी जो ग्लोब के बारे में है, ग्लोब के बारे में हमें अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना होगा, इसलिए कि 4 या 5 क्वेश्चन आपको ग्लोब से मिल रहे हैं। तो इसमें देखेंगे 82 नंबर का जो प्रश्न है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? तो 82 नंबर का जो प्रश्न है ये तीसरा ऑप्शन आपका सही होता है, लेकिन ये जो गलत है उसको भी देख लिए। 23.5 दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 दक्षिण में स्थित है, ये आपका गलत है। कर्क रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है, कर्क रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है, ये भी ऑप्शन गलत है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, ये आपका ऑप्शन सही होता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 उत्तर में स्थित है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। यानी जो अक्षांश के बारे में निम्नलिखित कथन कहे गए हैं, अक्षांश क्या होता है इसके बारे में विस्तृत हम लोग वीडियो में देखेंगे। और वृत्त जो ग्लोब है, अक्षांश है, देशांतर रेखा है, ग्रीन बीच है, ये सारे के सारे जो हैं आपको 10 नंबर 5 से 10 नंबर आपके दिलाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 83 नंबर। दोस्तों 83 नंबर भी वही चीज़ है, यदि ग्रीनिच यामियोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 अंश पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? ठीक है, ये आपका 83 नंबर का प्रश्न है। तो 83 का ये 3 बजे अपराह्न होगा, यानी 12 बजे का जो 45 अंश पूर्वाह्न देशांतर है ये आपका 3 बजे अपराह्न होगा। 84 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। दोस्तों अगर शुरू में देखा जाए तो प्रश्न बहुत टफ थे और ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग लास्ट के तरफ बढ़ रहे हैं प्रश्न बिल्कुल छोटे छोटे हो जा रहे हैं और आसान होते जा रहे हैं। तो पहले ही प्रश्न आप देख करके शुरू में ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, बल्कि अगर ये देखेंगे तो लास्ट से अगर करेंगे, जैसे देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा गया है। तो जो आपको हो सकता है कि बड़े बड़े प्रश्न देख करके आप परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे, दिमाग डिस्टर्ब करेंगे, तो ये नहीं करना है आपको। इसमें से जो 60 प्रश्न होंगे 40 प्रश्न इसमें से बिल्कुल आपको आसान मिलेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो 20 प्रश्न बहुत टफ रहेंगे। ठीक है, तो हम 40 प्रश्न को ही क्लियर करेंगे, 20 में अगर तुक्का भी हम लगाएंगे तो 2 4 5 तो सही हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देंगे, सामाजिक अध्ययन के सभी बड़े बड़े प्रश्नों को देख करके आप परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट है 48, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। दोस्तों जो तटीय क्षेत्र होता है, समुद्र के तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण क्या है? तो जो 84 नंबर का जो प्रश्न है इसका चौथा अपन, तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, इसी के कारण तटीय क्षेत्रों में गुफाएं बनती हैं। नेक्स्ट 85 नंबर दोस्तों 85 नंबर के प्रश्न
प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी ऊर्जा जो संसाधन है, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इसके बारे में दिया है कि असत्य कथन, यानी जो सही है उसको छोड़ दीजिए, जो असत्य है उसके बारे में हमें लिखना है। तो जो 85 नंबर है इसका जो असत्य कथन है दोस्तों, ये पहला ही असत्य हो जाता है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है जबकि पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। ये तो आप लोग जानते हैं, पवन जो ऊर्जा है वो प्रदूषण को किसी भी प्रकार से नहीं करती है। सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा है। नवीनीकरण का मतलब क्या होगा, सौर ऊर्जा को हम लोग घर में लाते हैं, उसके बाद से उसको नवीनीकरण करके फैन चलाते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ है उस तरीके से हम लोग उपयोग करते हैं सौर ऊर्जा को, तो ये एक नवीनीकरण है। ठीक है, बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होता है। तो जो बायोगैस है वो ग्रीन हाउस जो गैस है उस प्रभाव का कारण होता है। ये भी आपका ऑप्शन सही है, लेकिन कौन सा असत्य है दोस्तों, तो ये आपका ज्वरीय ऊर्जा समाप्त होती है, ये आपका गलत। 86 नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, सही कारण का चयन कीजिए। दोस्तों जो प्रकृति, एक सेकेंड, जो आपका पृथ्वी होता है, ठीक है, पृथ्वी नहीं, सॉरी, ये जो आपका वायुमंडल होता है, वायुमंडल कई परतों में बटा हुआ है। अब किस परत में जहाज उड़ाया जाता है, किस परत में आपका जो ये वायुमंडल जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, किस ये हर एक परत में कुछ ना कुछ होता है। तो उसी तरीके से जो समताप मंडल है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, सही कारण का चयन कीजिए। यानी जो समताप मंडल है उसमें जहाज हम लोग क्यों उड़ाते हैं, उसका सही कारण क्या है, तो इसका सही कारण अगर देखा जाए तो जो 86 बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। यानी जो आपका समताप मंडल है उसमें जो बादल है, बादल नहीं लगता, बारिश उसमें नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए उसमें जो जहाज को उड़ाना एकदम बिल्कुल सही और अच्छा तरीका होता है। ठीक है, अभी देखिए जैसे मान लीजिए बादल लगा हुआ है, बारिश हो रहा है, उसमें जहाज को उड़ाना थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए समताप मंडल में जहाज को उड़ाया जाता है। ठीक है, 87 नंबर, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी या बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। यानी वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से या जल मार्ग से। तो दोस्तों जो यातायात के जो साधन हैं, ठीक है, उसमें अधिक दूरी तक, ज़्यादा दूरी तक अगर ले जाने के लिए सामान ज़्यादा, यानी भारी और बड़े सामान जो ढोना है, तो उसको कैसे वायु मार्ग से ज़्यादा दूर तक, यानी दूर तक हम ले जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भारी सामान, ज़्यादा सामान हम लोग नहीं ले जा सकते। सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं लेकिन उतना दूर। रेल मार्ग, दोस्तों रेल मार्ग से अगर देखा जाए तो हम लोग भारी से भारी सामान और दूर से दूर हम लोग ले जा सकते हैं। इसलिए 87 का आपका, एक सेकेंड, जो 87 दोस्तों ये सी टेट के द्वारा जो 87 है, ये 87 का चौथा ऑप्शन यानी जल मार्ग दिया गया है। ठीक है, जल मार्ग कि यानी जल मार्ग के द्वारा हम लोग अधिक दूरी में भारी या बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। यानी जल मार्ग जो है ये सबसे सस्ता पूछा है। ठीक है, सबसे सस्ता अगर देखा जाए तो जल मार्ग से हम लोग सामान को ढोएंगे, वही सस्ता है सबसे ज़्यादा। हम दूरी अगर देख रहे थे तो रेल मार्ग द्वारा या वायु मार्ग द्वारा ये सब दूरी हम लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन जल मार्ग से हमें सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों 88 नंबर का गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये 88 नंबर, तो 88 नंबर का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ठीक है, 89 नंबर दोस्तों मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन है 89 नंबर का, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला का तीसरा। ओजोन परत देखा जाए तो समताप मंडल में। रेडियो प्रेषण यानी रेडियो जो काम करता है, जो रेडियो हम लोग चालू करते हैं, चलाते हैं, तो उसमें जो तरंग होती है, ये मान लीजिए कि तरंग किस में होता है, तो रेडियो प्रदूषण दोस्तों बी का आपका चौथा, यानी बी का चौथा आपका वायुमंडल में होता है। मौसम संबंधी घटनाएं दोस्तों आपका अगर देखा जाए तो सी है, यहाँ पर देखेंगे सी का आपका पहला होता जाए, मौसम की जो भी घटना होती है वो क्षोभ मंडल में होता है। और पतली वायु के बारे में अगर देखेंगे तो दोस्तों डी का दूसरा आपका यानी बहिर्मंडल में होता है, ये आपका पतली वायु। ठीक है,
आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। यानी हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, मानव निर्मित संसाधनों से, अजैव संसाधनों से, नवीनीकरणीय संसाधनों से, अनवीनीकरण संसाधनों से। तो दोस्तों ये जो 90 नंबर का प्रश्न है, ये नवीनीकरण संसाधनों से हम लोग अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 90 प्रश्नों को, यानी सॉरी, ये 60 प्रश्नों के सीरीज को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये आपका 20 अगस्त का पेपर है, ठीक है। 20 अगस्त 2023 का ये पेपर था आपका, और 60 प्रश्नों का सीरीज था। अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम पहला वीडियो यानी 31 से लेकर के 60 तक प्रश्नों को डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर 10 साल के पुराने प्रश्नों को केवल एसएसटी, दोस्तों इस चैनल का मेन मोटो है कि आप लोगों का एसएसटी सामाजिक अध्ययन मजबूत करना। तो आप केवल सामाजिक अध्ययन की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।